दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश में इलेक्शन पूरे हो चुके हैं और वहां पे गवर्नमेंट कौन पावर में आएगी वो क्लियर हो चुका है। आज तक उनकी सारी डिटेल बाहर आ जाएगी और उम्मीद ये है कि जो तारिक रहमान है, जो बीएनपी के लीडर हैं और खलीदा जिया के बेटे हैं, वो यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है उनको इलेक्शन के अंदर। और इसके बाद पीएम मोदी ने उनको कांग्रेचुलेशन दी है दिस इज विक्ट्री के लिए। और पीएम मोदी ने कहा कि ये विक्ट्री शो करते हैं कि आपके बांग्लादेश के लोगों का भरोसा है आपकी लीडरशिप के ऊपर। और पीएम मोदी ने साथ में ये भी कहा जो सपोर्ट होगी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस की वो भी यहाँ पे की जाएगी और उम्मीद की है कि हमारे दोनों कंट्री के रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन साथ में एक और बात है कि जो जमात इस्लामी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी उसको यहाँ पे ज्यादा वोटें नहीं मिली, सीटें ले ली और यहाँ पे जो सारी की सारी गड़बड़ की जा रही थी जिसके वीडियो घूम रहे हैं वो की जा रही थी जमात इस्लामी के द्वारा। जिहादी पार्टी है और जो आपके बीएनपी के लीडर है इनसे बड़ी उम्मीदें थी। जब शेख खलीदा जिया की जो डेथ हुई थी उस टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे बांग्लादेश के अंदर और वो मिले थे तारिक से, लेकिन उन्होंने जो वहां के लीडर हैं या जो वहां पे रूल कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट इस टाइम पे उनसे मिलने से मना कर दिया था। और लेकिन उन्होंने जब तारिक से बात की तो कई इशू डिस्कस किए। एक जो मेन इशू था वो था दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को इंप्रूव करना, टेररिज्म को खत्म करना ताकि वहां से कोई टेररिज्म ना हो। तीसरा था कि वहां पे प्रोग्रेस की जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। और जब यहाँ पे इलेक्शन जीते तो इनको सपोर्ट कौन दे रहा था? इनको सपोर्ट दी जा रही थी बीएनपी के कैडर्स को, शेख हसीना की पार्टी के द्वारा, जमात इस्लामी के द्वारा, आपके मुस्लिम लीग के द्वारा। साथ में जो यूथ हैं स्पेशली वुमेन वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। और एक जो यूथ की पार्टी बनी थी एनसीपी उसको यहाँ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि वो जमात इस्लामी के साथ मिलके सपोर्ट करना चाहती, इलेक्शन लड़ना चाहती थी। और आपको याद होगा खादी की हत्या की गई थी, वो भी की गई थी जमात इस्लामी के द्वारा क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो विंग था, जो यंग स्टूडेंट्स उनको छोड़ के अलग से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। लेकिन अब इलेक्शन हो गया, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। एक मैं बात आपको बता दूं कि बीएनपी पहले भी पावर में थी 2001 से लेकर 2006 तक और उस टाइम पे क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी चलती थी। 2004 में चिटागोंग आर्म्स हाल हुआ था जहां पे ट्रक लोड से वेपन्स जो एंटी मिलिटेंट्स को दिए जा रहे थे वो पकड़े गए थे। और जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे 20 हमारे बीएसएफ के लोगों का मर्डर कर दिया गया था, लेकिन हमने उनका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वाजपेयी की गवर्नमेंट बहुत कमजोर गवर्नमेंट थी, स्पेशली जो उनके एडवाइजर थे एनएसए ब्रिजेश मिश्रा। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज हम देख रहे हैं अपनी कंट्री को संभाल रहे हैं, हम डिफेंस से के लिए भी तैयार है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, हमारी वर्ल्ड में सिचुएशन अलग है। अब इस इलेक्शन के बारे में क्या होगा इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे। उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट आई है इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या दोनों कंट्रीज के रिलेशन इंप्रूव होंगे? क्या हिंदुओं को सेफ्टी मिलेगी यहाँ पे? सर, शुरुआत तो इंडिया ने अच्छी कर दी है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है और लगता है कि सिचुएशन सुधरेगी क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी विदेश से आया है। लेकिन somehow the religion doesn't promote democracy। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर देख लीजिए, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं डेवलप, मानी यही जो बातें कही गई हैं, इंटेंशंस कहे गए हैं, प्रिंसिपल जो कहे गए, बड़ी बड़ी मेजर बातें हैं जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, वही तो पाकिस्तान ने भी रखी थी। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ डेमोक्रेसी है? जो आपका एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुआ डेमोक्रेटिकली, उसको अंदर कर दिया गया और उसकी भी हालत ऐसी है कि भाई तबीयत बिगड़ गई है, उसकी एक आंख ही चली गई है बिल्कुल, एंड मेडिकल केयर इज नॉट बीइंग गिवन। नहीं, अभी सिर्फ बहुत अच्छा होगा कि जो अभी इन्होंने अपने इंटेंशन रखे हुए हैं और जो रखा हुआ है इन्होंने, जिसको कहते हैं जुलाई चार्टर, क्या है कि अभी जो इनका इलेक्शन हुआ तो इसमें 2 वोट थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर के लिए और एक अपना जुलाई चार्टर के लिए। अब जुलाई चार्टर के अंदर बहुत सारे 7-8 इनके ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। दे साउंड वेरी गुड सर, लेकिन नहीं होने देगा। यहाँ के हार्डलाइनर नहीं होने देंगे ये चीज। यहाँ के सबसे बड़े दो दुश्मन, एक है डीप स्टेट और एक है हार्डलाइनर। ये दोनों ने मिलके वापस यहाँ पर तूफान मचाना है। अगर ये तारिक हुसैन कुछ अच्छा करना चाहे भी एज पर द एजेंडा सेट,
ये नहीं करने देंगे सर। आप देखिएगा हालत वही बिगड़ेगी जैसे मुजीबुर रहमान ने जब पाकिस्तान को आजाद किया था तो सब लोगों ने ठंडी सांस ली थी, भाई इस देश का भला होगा। कहाँ भला हुआ, वो और तूफान मच गया, उल्टा तूफान मच गया वहां पर, और बर्बादी हो गई वहां पर। तो ये भी देखिए, राइट नाउ ऑन बुक्स, ऑन पेपर, तारिक हुसैन का आना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको चैन से जीने नहीं देंगे ये इस्लामिक हार्डलाइनर्स एंड द डीप स्टेट। वो कैसे ना कैसे करके बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेंगे और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे एंड probably not let it go in the right direction. I am very skeptical about it. देखिए उदय, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे तो ये थे डीप स्टेट के मेंबर, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और इनको एजेंडा दिया गया था हिंदुओं को मारो, हिंदुस्तान के साथ रिलेशन खराब करो। ये था डीप स्टेट का एजेंडा और यहां से जो मेन खतरा था वो था हिंदुस्तान, क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम पे स्टेबल चल रहा था, कोई यूएस का तो कोई इशू नहीं था। आज बांग्लादेश के अंदर डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि इस टाइम पे डीप स्टेट यहाँ पे चाइना का भी एजेंडा चलाना चाहती है, यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती है। दूसरी तरफ चाइना भी यहाँ पे बहुत से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि चाइना का अगर बांग्लादेश पे कंट्रोल होगा तो चाइना जो हमारा बल्क का स्टेट है वहां से निकल पाएगा। चाइना ये कोशिश कर रहा है लेकिन शेख हसीना के टाइम में इंडिया को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, तो ये चाइना का एजेंडा हो नहीं रहा था आज। लेकिन मोहम्मद यूनुस के टाइम में मोहम्मद यूनुस एक टाइम पे डीप स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ से चाइना को भी सपोर्ट करते थे जहां से पैसे लेते थे। और चाइना को उन्होंने कहा भी था, जो चाइना गए थे, कि जो इंडिया की 7 स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश से होकर जाती हैं, यानी कि वहां से हम इनको अलग कर सकते हैं। तभी से दोनों के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के। लेकिन मोहम्मद यूनुस किसी को आंसरेबल नहीं थे, उनको इलेक्शन तो लड़ा नहीं था उन्होंने, ना इलेक्शन जीत के आए थे। लेकिन अब जो रहमान आए हैं यहाँ पे, इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे पावर को सस्टेन करने की। लेकिन इनसे उम्मीदें कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी, क्योंकि हमारे पास कोई इस टाइम पे चारा नहीं है, हमें इन्हीं पे देखना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बात हो रही थी जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी हार्डलाइनर्स हैं और नेचुरली उसको जो पूरा सपोर्ट है वो है पाकिस्तान का, जैसे मोहम्मद यूनुस को था। लेकिन क्या जो इस टाइम पे तारिक रहमान है वो पाकिस्तान की तरफ खुला कलम इस टाइम पे सपोर्ट कर पाएंगे? क्या वो इंडिया को इग्नोर कर पाएंगे? क्योंकि इनको अपनी कंट्री को चलाना है, उसकी इकोनॉमी को टॉप अप करना है साथ ही आंसरेबल हो गए अपने लोगों को, इनको इकोनॉमी भी ठीक करनी है और इनकी इकोनॉमी बगैर इंडिया के ठीक हो नहीं सकती। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इश्यूज है जो इस पे डिस्कस किए जाएंगे। एक तो जो हमारा बॉर्डर इश्यूज है, वहां से जो लोग आते हैं, और दूसरी बात है कि इनका जो हमारा पानी का जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू होना है, वो भी एक बात है। तो इनको इंडिया के साथ रिलेशन ठीक नहीं रखेंगे तो इंडिया वो भी नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे पूरी तैयारी भी है कि हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, बिजनेस भी नहीं करेंगे। अब ये आपकी जो थ्रेट था कि हम आपका चिकन लेग दे लेंगे, वो तो चलेगा नहीं। लेकिन दूसरी बात है, इनको डिपेंड करने पड़ेगा इंडिया के ऊपर, अगर अपनी कंट्री को चलाना है, अपनी इकोनॉमी को चलाना है। क्योंकि इंडिया से इनको ऑयल चाहिए, इंडिया से इनको खाना पीना चाहिए, चावल चाहिए, दाना रोटी चाहिए और इवन दालें चाहिए। बहुत सा सामान इंडिया से चाहिए इनको, हमें भी फायदा है, हमारी चीजें एक्सपोर्ट होंगी। लेकिन अब इनके पास कुछ ऐसी बातें कि इनको इंडिया की सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेगा तो फिर वही बात है, हमें तो कोई इश्यू नहीं पड़ता, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो वहां पे मुस्लिम लीग को तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया इन्होंने, उसको तो बाहर निकाल दिया। और शेख हसीना बैठी है इंडिया के अंदर, इनके लीडर्स इंडिया के अंदर बैठे हैं और वो भी देख रहे हैं सिचुएशन कि कब मौका मिले और कब हम बांग्लादेश के अंदर एंटर करें। तो यहाँ पे जो बेसिकली एक और बात है कि यहाँ इस इलेक्शन के से ना तो डीप स्टेट खुश है, क्योंकि डीप स्टेट इस टाइम पे बड़ी सपोर्ट दे रही थी जमात इस्लामी को, करोड़ों रुपए दिए उन्होंने जमात इस्लामी को कि इलेक्शन लड़ो, और वो चाहते थे जमात इस्लामी आए तो अपना एजेंडा पूरा करें, क्योंकि जमात इस्लामी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उसका एक पर्पस भी है कि वो एंटी इंडिया चलती है। तो डीप स्टेट उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। डीप स्टेट जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस होती है उनको सपोर्ट करती है, हार्डलाइन मुस्लिम को सपोर्ट करती है, जबकि यूएस उनके खिलाफ है। लेकिन ये उन्हीं को सपोर्ट करके अपना एजेंडा पूरा करते हैं। और आज जो सिचुएशन है वहां पे बांग्लादेश के अंदर चेंज होगी इमीडिएटली जब तारिक आएंगे पावर के अंदर, क्योंकि उनको आंसर देना पे लोगों को। उन्होंने एजेंडा तो दे दिया कि मेरे इतने पॉइंट प्लान है, हम चाहते हैं लोगों को नौकरी कैसे दोगे? नौकरी अपने आप तो आएगी नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, वहां डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी। अब जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर नेचुरली चेंज होगी। अब बांग्लादेश के अंदर जो टेररिज्म है उसको कैसे सपोर्ट करेगा? चुपचाप करेगा, ओपन करेगा तो इंडिया नाराज हो जाएगा। और इस टाइम पे इंडिया बड़ा मजबूत हो चुका है। आप देखिए 1 साल पहले से लेकर के अगर आज देखिए इंडिया को, तो बहुत सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जब हमारे पास यूएस आ गया,
ट्रेड डील करने के लिए। यूरोपियन यूनियन आ गई, गल्फ जीसीसी कंट्रीज आ रही हैं, और फिर इस टाइप में बहुत सी कंट्री है यूरोपियन वो आ रही है हमारे पास। तो इनको सब कुछ बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो आज जो बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन है, इंडिया इसके लिए खुश है, लेकिन दूसरा जो कंट्रीज नाराज है वो है पाकिस्तान, क्योंकि जमात इस्लामी आई नहीं, और अब बांग्लादेश ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। 2001 से लेकर 2006 तक जब यहाँ पे शेख खलीदा जिया की गवर्नमेंट थी, तो जमात इस्लामी इनका पार्ट था, लेकिन आज दोनों अपोजिट साइड में हैं। और दूसरी तरफ जो आपकी मुस्लिम लीग है, उसकी तो कोई इससे पे सही नहीं है वहां पे, क्योंकि उसके लीडर सारे इंडिया के अंदर बैठे। लेकिन एक बात जरूर है कि बांग्लादेश को सारी सिचुएशन देख करके काम करना पड़ेगा, और नेचुरली बात जैसे कहा कि तारिक रहमान को अपना एजेंडा पूरा करने का भी चांस मिल रहा है। और देखिए दूसरी बात है कि यहाँ पे इनको टोटल मेजोरिटी तो मिल चुकी है, और ये उम्मीद है यानी शायद 2/3 मेजोरिटी मिल जाए, शायद आज इलेक्शन रिजल्ट आ गए हो या कल तक आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद इनको जो पब्लिक सपोर्ट मिली है, तो मैंने जैसे कहा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी थी मेनली, एक जमात इस्लामी, एक थी बीएनपी। बीएनपी को इनके कैडर तो सपोर्ट कर रहे थे, साथ में जो आपके मुस्लिम लीग के जो साथ में जो अवामी लीग के सपोर्टर है वो भी इनको सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। तीसरा, लेडीज इनको सपोर्ट दे रही थी, क्योंकि उनको डर था जमात इस्लामी से। और चौथा क्या है कि यहाँ पे जो हिंदूज हैं उन्होंने टोटली इनको सपोर्ट दिया है, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदूज को देखूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन जब पहले भी टाइम था जब इनकी पिछली गवर्नमेंट थी, तो हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं दी उन्होंने, और कितनी प्रोटेक्शन दे पाएंगे जमात इस्लामी से। लेकिन आज सब गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से पूछेगा बार बार कि हिंदू मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। हमारे एम्बेसडर वहां पे बैठे हैं, हाई कमिश्नर बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बात है कि कुछ यहाँ पे चेंजेस तो होंगी। हाँ सर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। जैसा तूफान मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, जैसा तूफान वो आया था, अभी वैसा ही तूफान आने वाला है क्योंकि इनके जो जुलाई चार्टर जो बनाया है ना इन लोगों ने, विच इज वेरी मच अगेंस्ट मुस्लिम हार्डलाइनर्स एंड दैट उनकी जो थिंकिंग है, क्योंकि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी मोर देन 2 टर्म्स, अपना जो डिप्टी स्पीकर होगा वो ऑपोजिशन से होगा, और सबसे बड़ी बात है कि 1/4 सीटें 400 में से 100 सीटें औरतों को दे दी गई है, जो ये इस्लामिक विचारधारा से एकदम विपरीत है वो जाके। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, यू नो, बिकॉज अगर जिस तरह से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव लगाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे। और यहाँ एक और तूफान आने वाला है बहुत जल्दी, आप देखेंगे। और इसमें इंडिया अब कैसा रोल प्ले करेगा, इंडिया को वैसे ही रोल प्ले करना पड़ेगा जो आज ट्रंप कर रहा है दुनिया के ऊपर। थोड़ी दादागिरी करनी पड़ेगी और उनको बोलना पड़ेगा कि भैया जो जिस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जिस अमेंडमेंट्स के ऊपर आप इलेक्शन लड़े हो, प्लीज फॉलो दैट। लेकिन ये हार्डलाइनर नहीं करने देंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी बहुत डेंजरस लॉबी जो है वो है पाकिस्तानी हार्डलाइनर्स और बांग्लादेशी हार्डलाइनर्स का मिलन। वो बहुत ही एक गंदी फोर्स है, तो वो तूफान मचाएंगे सर। अभी देखिए, ऑन पेपर इट लुक्स वेरी गुड, और बांग्लादेश सुधर जाएगा अगर इन बातों पे चलेगा, लेकिन ये चलने नहीं देंगे। आप देखिए, मेरे ख्याल से नया तूफान है कभी मचने वाला है। एंड वी विश द बांग्लादेश द बेस्ट। यू नो, हमारा नेबर है ना भाई, हम तो चाहे खुशहाली हो वहां पर, हम तो चाहते हैं कि उदय एक और बात है ना कि अगर यहाँ पे पीस होगी तो हमें बेटर है। हम तो चाहते हैं हमारे नेबरहुड में पीस हो, हम चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता ना। पाकिस्तान तो चाहते नहीं है। डीप स्टेट में नहीं चाहता सर। उन्होंने अभी पता नहीं, मैं तो पहले यही समझता था कि तारिक हुसैन इज अगेन अनदर प्रोडक्ट ऑफ डीप स्टेट। अमेरिका में रखा उसको, और किस तरह से ये खालिद जिया को हमारे भगाया, हिंदुस्तान भगाया, जो भी जो दूसरी वाली प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, शेख हसीना को किस तरह से भगाया, और फिर इसको यहाँ प्लांट किया गया। और सबसे बड़ा ब्लंडर तो था जो पिछला जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो रखा था, मोहम्मद यूनिस। सर, मोहम्मद यूनिस इज अनदर वेरी बिग विलन। देखिए, वो उसको खून लग चुका है कुर्सी पे बैठने का, वो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। वो वापस आने की कोशिश करेगा, वो वापस पीठ पीछे कुछ ना कुछ हरकत करेगा,
लेकिन देखते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं कि जन 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 जी अगर कुछ वहां पर इफेक्टिव है, पावरफुल है, तो फिर बांग्लादेश बच जाएगा। और अगर ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स आगे बढ़ाए तो डेफिनेटली विल हैव अ गुड नेबर, और हमारी दोस्ती रंग लाएगी। और आई एम श्योर कि इट विल बी गुड फॉर। देखिए सर, एक और बताऊं मैं आपको कि वेस्टर्न पावर एंड डीप स्टेट, दे डोंट वांट अ पावरफुल मुस्लिम कंट्री। और ये देख रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिकली दे वर डूइंग वेल, और उनकी जीडीपी बढ़ रही थी आके। लेकिन उनको कैसे भी करके अभी आई एम टेलिंग यू, वो जीडीपी हटाएंगे और इसको कमजोर करेंगे बांग्लादेश को, तभी वो बांग्लादेश को जीने देंगे। वो तो एक बात आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश के 3 साइड इंडिया, एक साइड सी है उनके, मेन तो वही, बाकी म्यांमार के साथ थोड़ा बॉर्डर लगता है। लेकिन जिस टाइप के रिलेशन हमारे थे जब शेख हसीना थी, उस टाइम के रिलेशन तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी इनसे उम्मीद की जाती है कि अब रिलेशन को देखने पड़े, क्योंकि इनको आंसर देना पड़ेगा पब्लिक को। ये आंसरेबल है। आपके जो आसिफ मुनीर थे, उनको किसी को जवाब नहीं देना था, वो तो प्लांट किए आ गए। और वो यहाँ पे ये भी कर पाएंगे, अगर उनको लगता कि कर पाते तो यहाँ पे बैठते, पावर को स्नैच करने की कोशिश करते। लेकिन जो अब जेंजी करते हैं, जेंजी तो एक नाम बनाया हुआ किसी ने कि यूथ को इकट्ठा कर दिया। आज ज्यादातर जो पार्टी के जो यूथ थे वो एनसीपी को बिलोंग करते थे, लेकिन उसको छोड़ गए थे क्योंकि ये मिलना चाहते थे जमाते इस्लामी के साथ। तो यूथ, मुझे लगता है कि एक भ्रम फैलाया हुआ है, एक चीज फैलाई हुई है कि आपने यूथ को इकट्ठा कर दिया, लेकिन पीछे पीछे जो सारा काम किया जा रहा था वो किया जा रहा था डीप स्टेट के द्वारा, पैसा दिया जा रहा था। और शेख हसीना को हटाने का जो काम था वो डीप स्टेट का था। उनका बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने का पर्पज था कि इंडिया को टारगेट किया जाए। जब G20 समिट हुई थी तो पीएम मोदी ने स्पेशली शेख हसीना को वहां इन्वाइट किया था, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उनसे मिलाया था। उनकी बेटी भी आई थी साथ में, और ये पर्पज था कि हम साथ हैं एक दूसरे के, तो हमारी सपोर्ट करिए, हमें साथ रखिए। लेकिन उसके बाद शेख हसीना की गवर्नमेंट को या शेख हसीना को मारने की कोशिश की थी। हमेशा यूएस इन्वॉल्व रहा है बांग्लादेश के अंदर। जब लिबरेशन हुआ था बांग्लादेश का तो उस टाइम पे यूएस सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, लेकिन जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया तब भी इंदिरा गांधी को पता था कि ये शेख मुजीबुर रहमान को मारेंगे। और शेख मुजीबुर रहमान के मरने से 1 महीना पहले रॉ के चीफ आर एन काओ गए थे बांग्लादेश के अंदर, उनको बताया था कि आपको मारने का प्लान है, आपके आर्मी के लोग मारना चाहते हैं। और उस टाइम पे मुजीबुर रहमान उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। हेलीकॉप्टर में बैठते हुए भी काओ ने कहा कि अगर आपको थोड़ी सी बात हो, मेरी बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपको थोड़ी सी हिंट मिले तो हमें एक मैसेज भेज दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। हमारा एक हेलीकॉप्टर खड़ा बॉर्डर पे, एक खड़ा हम आपके कलकत्ता एयरपोर्ट पे। लेकिन मुजीबुर रहमान को टाइम नहीं मिला, और जो उसको मारा गया वो मारा गया 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, जब आर एन काओ छुट्टी पे होते थे। तो बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश के अंदर यूएस का इंटरेस्ट है, क्योंकि यूएस यहाँ पिट चुका है, और जो हार हुई थी वही थी पाकिस्तान की, लेकिन मेन डिफीट हुई थी बांग्लादेश की। इसी तरीके से जो आपके रशियन एनवॉय है, उन्होंने कहा था, जो आपके इस टाइम पे एक्टिंग प्रेसिडेंट है, कि हमारा बहुत इंटरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि हमने बांग्लादेश वॉर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखते हैं आगे क्या होता है, कौन कौन सी पावर यहाँ पे बीच में आती है क्या। लेकिन ये बात है, जैसे मोहम्मद यूनुस से इनका फर्क यह है कि मोहम्मद यूनुस किसी को आंसरेबल नहीं थे, लेकिन इनको जवाब देना है, इलेक्टेड उस टाइम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या है। हाँ, आप बताइए, फिर बात करते हैं। मुझे मेरा एक ही कहना है कि भाई भगवान ना करे कि वो पुराना कड़वा इतिहास जो बांग्लादेश का वापस रिपीट हो। वी डेफिनेटली वांट अ पीसफुल एंड अ प्रोग्रेसिव बांग्लादेश। और आई होप ये जुलाई चार्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट करे, एंड विच विल बी गुड फॉर बांग्लादेश। एनीवे सर, आई थिंक टुडे वी हैड अ गुड बिल्कुल ठीक है। हाँ, और थैंक यू आप वेरी अपना मच। मैसेज है दे नहीं, दीजिए। हाँ, तो आप मैसेज दे दीजिए। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली कहानी कौन सी है? एंड नहीं हुआ क्या?